हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानवी जीवन में। रात 8 बजे उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है उसका उसका आज हमारा 15वां लेक्चर है। कल हमने विज्ञान के महत्वपूर्ण 200 वन लाइनर देखे थे, आज उसका भाग 2 देखेंगे। और पुराने वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें और एक नारा याद रखें, अब की बार वन दरोगा पार। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो 200 इंपॉर्टेंट सवाल है ये समझ सकते हैं आप। ये 2 मॉडल पेपर के सवाल मैंने उठाए हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के मिक्स सवाल होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये, चैप्टर वाइज सवाल भी समझ सकते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो यह एक है अर्ध पारगम्य झिल्ली है। अगला पॉइंट है, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? किण्वन, जिसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए क्या आवश्यक है? ऊर्जा और शरीर की वृद्धि आवश्यक है। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होता है बढ़ते तने व बढ़ते जड़ के अग्र भाग में, यानी आगे वाले भाग में। बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं अनिषेक फलन कहते हैं। कौन सा पादप हार्मोन है? 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक है साइटोकाइनिन, ये एक पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन। 2 तंत्रिका तंत्रों के मध्य खाली स्थानों के 2 नर्व सेल जो होती हैं उनके बीच का जो वॉइड होता है उसको कहते हैं सिनेटिक दरार या सिनेप्स। अगला पॉइंट है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन माने क्या होता है? जो कलम करते हैं पेड़ों में, आपने ज़रूर देखा होगा। यानी माना आम का पेड़ है, उसमें अमरूद का अगर कलम कर दें तो अमरूद के ही फल आने लग जाते हैं उसमें। तो यही कायिक प्रवर्धन है। तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किन किन में हो सकता है? पुदीना में हो सकता है, हल्दी और अदरक में हो सकता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, खंडन द्वारा जनन किसमें होता है? सितारा मछली यानी स्टार फिश में और अमीबा में। तने पर उपस्थित कलियां पाई जाती हैं आलू में। पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं, और ये पराग कण बनाते हैं फूलों का जो मेल वाला पार्ट होता है जिसको पुंकेसर कहते हैं वो। अवशेषी अंग का उदाहरण है कर्ण पल्लव की पेशियां, ये जो कान की कुछ पेशियां हैं हमारी। समजात अंगों के उदाहरण है हमारा हाथ व घोड़े की अगली टांगे। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चिंपांजी से। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुना? मटर को चुना, जिसमें 14 क्या होते हैं? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं। इंसानों में 46 गुणसूत्र होते हैं। प्राकृतिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। कौन स्थलीय पारितंत्र नहीं है? एक्वेरियम एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। सीएफसी क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो हमारे एसी, फ्रिज इत्यादि से निकलती है और हमारी ओजोन परत को बहुत नुकसान पहुंचाती है। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को अपघटक जीव, डिकम्पोजिंग जीव कहते हैं। किसका विकास सबसे पहले हुआ? तो माइटोकॉन्ड्रिया का विकास हुआ। प्लास्टिड, जिनको लवक भी कहते हैं, इसके क्या क्या प्रकार हैं? हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड रूपांतरित हो सकता है, तो सभी प्लास्टिड आपस में रूपांतरित हो सकते हैं, यानी चेंज हो सकते हैं वो। केंद्रक नियंत्रित होता है, नियंत्रित करता है, क्या करता है? कोशिका के जो कार्य होते हैं, और जेनेटिक्स होता है उसको नियंत्रित करता है हमारा केंद्रक। मृदुतक कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। जिस मृदुतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्लोरेन कायमा कहते हैं। ऊतक यानी टिश्यू वाले चैप्टर में ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अगले पॉइंट पे चलते हैं। मूंगफली और बादाम के छिलके में पाया जाता है स्क्लेरिड्स। ट्रैकिड्स पाए जाते हैं जाइलम में। और जाइलम का क्या काम होता है? जड़ से हमारे पौधे के प्रत्येक हिस्से में जल पहुंचाना है। जाइलम, जाल, जल, ऐसे याद रखें। किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं? कछुए में। जंतु जगत की कोशिकाओं के विकास के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है इन्हें, तो जिनके हिस्से हैं प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, इनको याद करिए, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह है मत्स्य वर्ग। एनिलिडा में पाए जाने वाला उत्सर्जित तंत्र है नेफ्रीडिया। इनमें से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? हीमोफीलिया। किस बीमारी को रोकने के लिए शरीर का प्रतिरक्षण तंत्र, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, अभी तक सफल नहीं हो पाया? जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया। एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त होता है रोग और मानसिक तनाव से,
जब वो फ्री होगा तभी वह स्वस्थ कहलाएगा। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं, ये रोगों के लक्षण यानी सिम्टम्स होते हैं। शुक्र और मंगल के वायुमंडल का मुख्य घटक है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। हरित गैस यानी जो हमारी ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी नहीं है, नाइट्रोजन इसमें शामिल नहीं है, इसमें SO2 है, ये ध्यान रखेंगे। स्थल और जलाशयों पर असामान्य रूप से वायु के गर्म होने के कारण क्या बनता है, पवन यानी विंड बनती है। जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ये आदि क्या है, ये जैव रासायनिक चक्र है, बायोकेमिकल चक्र। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, ऑक्सीडेशन। CuO+H2 इससे बन रहा है Cu+H2, यह किस प्रकार की अभिक्रिया, उपचयन, उपचयन सॉरी ये अपचयन होगा, ये ध्यान देंगे। अगला है बुझा हुआ चूना है, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, मेथेनोइक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल मोस्ट इंपॉर्टेंट का प्राकृतिक स्रोत है हमारा टमाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। किसे चाकू से काटा जा सकता है, लिथियम। किस तत्व को अगर पूछें तो ये हमारा लिथियम। कौन आयनिक यौगिक है, CaCl2 एक आयनिक यौगिक है। कौन अधातु है, कार्बन एक अधातु है। 4 ऑप्शन थे उसमें से एक ही हो गया। उच्च विद्युत धनात्मक इलेक्ट्रोपॉजिटिव के कारण धातु के परमाणु कैसे बन जाते हैं, ये कैसे बने होते हैं, धनायन यानी उन पर पॉजिटिव आयन आ जाता है। नीलात होता है जिसको तूतिया भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, 3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3, O यहाँ पर कैपिटल होगा, ध्यान देंगे। चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22O11। त्रिक का नियम दिया था डोबेराइनर ने। अष्टक का नियम दिया है न्यूलैंड्स ने। मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किनके आवर्ती फलन होते हैं, तो ये है परमाणु द्रव्यमान, यानी उन्होंने कहा कि हमें जितने भी तत्व हैं उन्हें परमाणु भार के या द्रव्यमान के या एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में सजाना चाहिए, ये हमारे मेंडलीफ ने कहा था। मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया था, परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास, किसका घनत्व सबसे अधिक होता है, ठोस यानी सॉलिड। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन यानी ठोस से डायरेक्ट अगर मुझे गैस मिलती है तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहलाता है। वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है, ठंडक उत्पन्न होती है। विलयन का एक उदाहरण देखें तो लवण विलयन है। कोलाइड का उदाहरण देखें तो गोंद है। तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। 4 ऑप्शन दिए थे तो उनके हिसाब से हमने ये छांटा है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं फिर से बता रहा हूँ। सीरीज आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो वो परमाणु कहलाते हैं। अब यहीं पर आ जाए, सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप से रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है तो वो होगा अणु। अगला पॉइंट है, कौन एक परमाणु अणु के रूप में पाया जाता है, आर्गन या ऑर्गन कहते हैं इसको। तत्व A और B की संयोजकता यानी वैलेंसी क्रमशः 3 और 2 है, तो इनके संयोग से जो तत्व यौगिक बनेगा उसका सूत्र होगा A3A2, ऐसे लिखेंगे इसको A2B3, ये सही तरीका लिखने का। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक थॉमसन, न्यूट्रॉन के आविष्कारक चैडविक, प्रोटॉन की खोज करता है गोल्डस्टीन, ध्यान देंगे सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। उत्तल माने कॉन्वेक्स है। अगर अवतल की क्षमता अगर पूछ दें तो वो होगी ऋणात्मक। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की हमारे आंख का जो गुण है, इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता, ध्यान देंगे। जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, बाइफोकल लेंस से किया जाता है। तो इसमें होता क्या है, उसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगे रहेंगे। एक स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए निकट और दूर बिंदु क्या है, निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर
और दूर बिंदु है अनंत, इन्फिनिटी। ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने पर जो कार्य किया जाता है वो है 24 जूल। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक है वोल्ट। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एक गतिशील कण जो होते हैं वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी अगर किसी तार में इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की वजह से ये सारे कार्यक्रम होंगे। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, हमारे देश में विद्युतमय तार तथा उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? 220 वोल्ट का होता है। चुंबकीय क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा ही मात्रक है फैराडे। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर। जीवाश्म ईंधन, बायोफ्यूल, इसके एग्जाम्पल हैं कोयला, लकड़ी, गोबर गैस। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अगला पॉइंट है, यदि सरल रेखीय पथ पर कण गति कर रहा है तो उसका त्वरण यानी एक्सीलरेशन और औसत त्वरण समान रहेगा। ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी मापता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले सवाल पे चलते हैं। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है यानी एक्सीलरेट हो जाती है। तो इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यदि गति, अगला पॉइंट है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 3 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाया जाए तो जो त्वरण होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एफ बराबर एम ए का यूज करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। 30 न्यूटन का कोई बल 5 kg की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण बताइए, तो ये होगा 6 मीटर पर सेकंड। अगले पॉइंट पे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है मात्रा या द्रव्यमान, इसको मास भी कहते हैं। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल इनकी मात्राओं यानी द्रव्यमान के गुणा के बराबर होता है। F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, याद होगा आपको। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को 2 गुनी करने पर इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण फोर्स 1/4 रह जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या था हमारा? F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अपॉन में यानी हर में जो भी वैल्यू होगी उसको अगर जब भी बढ़ाएंगे तो ऊपर जो टोटल मान आने वाला है हमेशा कमी होगी, इसमें ध्यान देंगे। किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप जानते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएं, यूज करें, आपको पता चल जाएगा। वैसे इन दोनों का रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है, तो ध्यान देंगे। पी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 9 गुना होगा, ध्यान देंगे। यदि 2500 जूल कार्य करने से किसी मशीन को 55 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति है 0.5 किलोवाट। छत पर दौड़ते हुए बालक में कौन कौन सी गतियां हैं? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा माने काइनेटिक एनर्जी। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी तथा तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ वाले तरंग की चाल v दी गई है तो उनका रिलेशन होगा v इक्वल टू एन इंटू लेमडा। एन क्या है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी है। लेमडा क्या है यहाँ पर? तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। श्रव्यता के परास से कम आवृत्ति वाले तरंगों को अवश्रव्य कहते हैं। तो हम लोग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज तक आवाज़ सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से कम कोई ध्वनि होगी तो उसे अवश्रव्य कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो उसको पराश्रव्य कहते हैं। तो ध्वनि वाले चैप्टर में सारी चीज़ें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, तो पुराने वीडियो देखिए, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अब दूसरे पेपर पर अगले 100 सवालों पे चलते हैं। कल 200 सवाल हमने महत्वपूर्ण देख लिए थे, 100 अभी कंप्लीट हो गए हैं, तो 100 अभी थोड़ी देर में और कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी के साथ 400 इंपॉर्टेंट सवाल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इन सवालों को ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगला सवाल है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का केल्विन में मान होता है 373.15 केल्विन। गर्म करने पर गैस का जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन होता है बढ़ता है। आर्द्र वायु यानी ह्यूमिड एयर में गीले कपड़े सूखते हैं, देरी से सूखते हैं। अधातु कौन से? आयोडीन एक प्रकार की अधातु है। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं।
एक से अधिक तत्वों के संयोग से जो बनेगा उसे यौगिक कंपाउंड कहते हैं। सोडियम फॉस्फेट का अणु सूत्र है Na3PO4, PO4 है ये। कैल्शियम फॉस्फेट का अणु सूत्र है Ca3PO4, इसके बाहर से ट्वाइस डबल। 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? तो ये होगी 8 ग्राम होगी। ये ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि H2O का अगर मैं बाहर लेता हूँ तो ये टोटल बनने वाला है 18 ग्राम। तो इस 18 में 16 होता है हमारा ऑक्सीजन और 2 होता है हाइड्रोजन। तो 18 का आधा करेंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो 16 का भी आधा करना पड़ेगा, 2 का भी आधा करना होगा। तो 16 का आधा करेंगे तो 8 होगा और 2 का आधा करेंगे तो 1। 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 ग्राम हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? 8 ग्राम। H2O जल। अगले पॉइंट पे चलते हैं। समस्थानिक आइसोटोप 1H1 1H3 1H4 1H3 1H1 1H2 1H3 हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं ये। तो समस्थानिकों के संबंध में कौन सा सही है? तो इनका परमाणु संख्या तो समान होती है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है, एटॉमिक मास जो होता है, वो अलग होता है। किस तत्व का कोई समस्थानिक नहीं होता है? सोडियम का। ऑप्शन के हिसाब से यही सही था। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का यूज होता है? तो कोबाल्ट C O। ध्यान देंगे, कैपिटल O नहीं है, स्मॉल O है ये। कोबाल्ट 60। अगले पॉइंट पे चलते हैं। H2 + Cl2, तो ये 2HCl बन रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन और वियोजन ध्यान होगा आपको। अगले सवाल पे चलते हैं। लवण क्या है? K2SO4 एक लवण है। एक एग्जाम्पल जो हमारे ऑप्शन थे उनके हिसाब से ये बिल्कुल सही पॉइंट है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारे शरीर में pH किस रेंज में कार्य करता है? 7 से 7.8 तक। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, तो इसका अणु सूत्र है NaHCO3। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। विजातीय यौगिक कौन सा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये ऑप्शन के हिसाब से यही सही था। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये धातु वाले चैप्टर में बता चुका हूँ मैं पहले ही। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? एल्कलीन यानी या बेसिक कहें, ये क्षारीय होते हैं। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि यानी जो टेक्निक यूज की जाती है उसका नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कंसंट्रेशन किया जाता है किस विधि से? फेर्न प्लवन विधि से। अगले पॉइंट पे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? तो यह मैग्नेलियम। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है Na2CO3। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र है C2H5OH। कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? C6H6। किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो C3H4 के। अगला सवाल है। आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं। कितनी जल्दी उनको पॉजिटिव चार्ज मिल जाए? क्योंकि जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे जो जो उनकी आउटर ऑर्बिट होती है, बाह्य कोश होता है, वो बढ़ने लग जाता है। यानी जो नाभिक और बाह्य कोश के बीच की डिस्टेंस है वो क्या हो गई है? वो बढ़ गई है। यानी उनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो भी कम हो जाएगा। तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो थोड़ी ही एनर्जी देने पर ही वो इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी ज़्यादा डिटेल बात नहीं करते हैं, अपने पॉइंट पे ही चलते हैं। ज़्यादा डिटेल में आपको लेक्चर में बता चुका हूँ, तो पुराने वीडियो ज़रूर देखिए। सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर करें ज़रूर। अगले पॉइंट पे चलते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है? फ्लोरीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे अधिक क्षारकी कौन सा होगा? N2O। ये ऑप्शन के हिसाब से था, ऐसा कोई। अगले पॉइंट पे चलते हैं। आवर्त सारणी के समूह के तत्व, ये यहाँ पर होगा फर्स्ट समूह के या पहले समूह के। आवर्त सारणी के पहले समूह के तत्व क्या कहलाते हैं? तो क्षार धातु कहलाते हैं, एल्कलीन में मेटल कहलाते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी जाती है। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लेडेन और स्वान ने दी थी। अंतःप्रद्रव्य जालिका किस क्रिया से संबंधित है? वसा निर्माण और परिवहन से रिलेटेड है। किस पर वसा का संश्लेषण होता है? SER। ध्यान देंगे। पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? शीर्षस्थ विभज्य ऊतक, जो टॉप वाला विभज्य ऊतक होता है उस पर। अगला है
मृदु ऊतक एक प्रकार का सरल ऊतक है। जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं मृदु तथा स्थूल कोण ऊतक में। विभाजन की क्षमता होती है विभज्योतक ऊतकों में। पक्षियों और मेंढकों की रक्त की प्रकृति होती है असमान होती है। लेटरल लाइट सिस्टम किसमें पाया जाता है? ये मछलियों में पाया जाता है। कौन शीत रक्तीय प्राणी है? शीत रक्तीय मतलब ठंडे खून वाला, ये मछलियां हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। फफूंदियों और की कोशिका भित्ति संरचना किसमें होती है? काइटिन में होती है। संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग है मलेरिया। एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिका के द्वारा होता है? लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एंटीजन के विरुद्ध हमारा शरीर क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं? एडवर्ड जेनर को कहते हैं। पराबैंगनी किरणों तथा O2 के टकराव से क्या बनता है? ओजोन, जिसको हम O3 भी कहते हैं। ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। CFC किसको प्रभावित करता है? ये हमारे ओजोन को प्रभावित करता है। जल में मरकरी की उपस्थिति से कौन सा रोग होता है? मिनीमाता रोग होता है। मिट्टी के संगठन में खनिज कितना प्रतिशत होता है? 45%। मत्स्य यानी मछली का मुख्य श्वसन अंग है गिल्स। पौधों में गैस के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? इसे कहते हैं विसरण, डिफ्यूजन। ध्यान देंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं, काफी अच्छा सवाल। क्लोरोफिल वर्ण का रंग है हरा। कवक में भोजन की कौन सी विधि है? मृत जीवी। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने और शरीर के संतुलन के लिए। बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? रासायनिक और तंत्रिका समन्वय। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरु रज्जु में बनते हैं। एड्स रोग का प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय या ओवरीज। भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियां बनती हैं उसे प्रांकुर कहते हैं। लैंगिक जनन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आवश्यकता होती है नर और स्त्री के जननांग की आवश्यकता होती है। फ्रेडरिक मिशर के ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? नाभिक अम्ल को न्यूक्लिक नाम दिया इन्होंने। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? टी बोवरी व डब्ल्यू सूटन ने प्रमाण दिया था। उनके एक्सपेरिमेंट से ये चीजें क्लियर हुई थी। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? 7। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप डबल हाइब्रिडाइजेशन जब करते हैं तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटाइप अनुपात होता है 9:3:3:1, 9:3:3:1, यानी 9:3:3:1। वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा? कम वर्षा होगी, भूस्खलन होगा, भूमि अपरदन भी होगा, सॉइल इरोजन होगा। जैव वातावरण में शामिल है जंतु, पौधे और मनुष्य। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण, दोनों को खाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वभक्षी। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं अपघटक, डिकम्पोजर। यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 कभी नहीं हो सकती है। ये चीज ध्यान रखेंगे, 0 कभी नहीं होगी। विस्थापन 0 भी है तो। एक लड़का 8 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से दौड़ते हुए 1/4 घंटे में स्कूल पहुंचता है तो उस घर से स्कूल की दूरी होगी 1 किलोमीटर। अभी कैसे होगी देख लें, आपको पता चल जाएगा। 1/4 घंटे का मतलब है 15 मिनट। उसकी रफ्तार क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर जाता है। तो आधे घंटे में कितना जाता होगा? 2 किलोमीटर। तो आधे घंटे का अगर आधा करता हूँ तो कितना होता है? 15 मिनट। और 30 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है वो, तो 15 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगा। 15 मिनट का मतलब है 1/4 घंटा। ये ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट था ये। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं, लेकिन कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह कैसी राशि है? कार्य एक अदिश राशि है। यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg हैं तो बी का जो जड़त्व होगा वो ए से अधिक होगा, बी का जो इनर्शिया होगा वो ए से ज़्यादा होगा। जड़त्व मतलब होता है
कोई वस्तु का द्रव्यमान कितना है वही उसका जड़त्व बताता है, यानी जिसका द्रव्यमान यानी मास सबसे ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के समानुपाती होगा, क्योंकि F इक्वल टू एम इंटू ए होता है। कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है और कोई दूसरा बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 5 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बी पर बड़ा बल लगा हुआ है, ये ध्यान देंगे। फॉर्मूला F इक्वल टू एम लगाइए, आपको पता चल जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर चांद की गति कैसी है? त्वरित, एक्सिलरेटेड मोशन है ये। चंद्रमा, मून। द्रव्यमान की मात्रा आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से चल रहा है, तो उसका त्वरण क्या होगा? v स्क्वायर अपॉन आर। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी मात्रा है m, त्रिज्या है r, और वृत्ताकार यानी रोटेशनल मोशन कर रहा है वो, और वेलोसिटी क्या है? v है, तो उसका त्वरण होगा v स्क्वायर अपॉन आर। ये ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल। किसी वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा उस पर लगाया गया आकर्षण बल यानी गुरुत्वीय बल के इक्वल होता है, बराबर होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, काफी अच्छा पॉइंट है ये भी। 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है, तो जमीन पर पहुंचने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी 980 जूल। गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, आपको पता चल जाएगा। अगला पॉइंट है, द्रव्यमान m के कण का रेखीय संवेग p है, तो गतिज ऊर्जा p स्क्वायर अपॉन 2m होगी, मैं पहले बता चुका हूं आपको। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है किलोवाट घंटा। आवृत्ति का एसआई मात्रक है हर्ट्ज। ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है, तो आवर्तकाल कितना होगा? 0.005 सेकेंड। आवर्तकाल t बराबर होता है 1 अपॉन आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। तो आवर्तकाल मुझे निकालना है, तो 1/200 करेंगे, इसको सॉल्व करें, आपको आंसर मिल जाएगा। ध्वनि वाले चैप्टर में सारी चीज़ें मैं पहले ही समझा चुका हूँ, जो पहले चैप्टर पढ़े हैं वो तुरंत आंसर निकाल लेंगे। माध्यम ए में द्विभुज 60 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य की तरंग उत्पन्न होती है। माध्यम बी में तरंग का वेग 300 मीटर पर सेकंड है। यदि माध्यम बी में तरंग का वेग 450 मीटर सेकंड हो, तो द्विभुज द्वारा माध्यम बी में उत्पन्न तरंगों का तरंग दैर्ध्य 90 सेंटीमीटर होगा। ये ध्यान देंगे, 90 सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में ही चलेगा सारा कार्यक्रम। अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव होती है, मैं पहले बता चुका हूँ। उत्तल लेंस का एक अन्य नाम है अभिसारी लेंस। अवतल लेंस का एक अन्य नाम है अपसारी लेंस। अगले पॉइंट पे चलते हैं। विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ये किसके द्वारा होती है? सिलियरी पेशियों द्वारा। यानी कोई नज़दीक की वस्तु मुझे देखनी है, कोई दूसरी वस्तु बहुत दूर की वस्तु मेरी आंख ने देखनी है, तो वो किन पेशियों के द्वारा ये कार्यक्रम हमारे आंख में होता है? तो वो पेशियों का नाम है, वो कौन सी मसल है? सिलियरी मसल्स हैं। किसी दूर दृष्टि में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। सॉरी, किस किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो ये हमारा निकट दृष्टि दोष। कोई भी वस्तु अगर मुझे देखनी है तो उसका जो इमेज है रेटिना पर बनना चाहिए। रेटिना से पहले बनेगा तो निकट दृष्टि दोष, रेटिना के बाद बनेगा तो दूर दृष्टि दोष। अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर क्या उत्पन्न होता है? जरा दृष्टि दोष। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैटरी को किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? डीसी, डायरेक्ट करंट। अमीटर को विद्युत परिपथ में यानी सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, सीरीज श्रेणी क्रम में, सीरीज, ये श्रेणी क्रम ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने करी? फैराडे ने करी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, ये धारा के वर्ग के प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं।
चुंबकीय पदार्थ कौन सा नहीं है? तो पीतल एक प्रकार का चुंबकीय पदार्थ नहीं है। गोबर गैस एक प्रकार की है बायोगैस। नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी का एक स्रोत, प्रमुख स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा जिसको रिन्यू नहीं कर सकते तो ये है बायोफ्यूल, जीवाश्म ईंधन। तो इसी के साथ 2 प्रैक्टिस सेट कहें या 200 महत्वपूर्ण पॉइंट कहें हमारे साइंस के लिए, ये वन दरोगा के लिए तो काम आएंगे। और किसी भी परीक्षा जिसमें साइंस पूछी जाती है तो वो हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो ये हमारी आज 15वीं क्लास थी। 3 से 4 क्लास और आएंगी, तो पुरानी वीडियो ज़रूर देखिए। जितना आपने पढ़ा है उनको रिवाइज करिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।